हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को इतना ही बताऊंगा कि क्वेश्चन टफ है। अगर समझना है तो मेरे साथ बने रहे। हम सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है और संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया। रिपीट कर रहा हूं छोटे से पार्ट को। पृथक निर्वाचन मंडल, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल है क्या। मैंने समझाने के पर्पज से आप लोगों को ये लिखवाया है बोर्ड पे, ये आंसर नहीं है, मैं आंसर आप लोगों को अपने नोट्स से करवाऊंगा। क्या ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में, किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। यानी जिस समुदाय के लोग हैं वो अपने समुदाय के प्रतिनिधि को ही वोट डालेंगे, ऐसा कहा गया है। ब्रिटिश सरकार ने इसकी शुरुआत करी, पृथक निर्वाचन मंडल, और इसमें यह व्यवस्था की गई। जब भारत के निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने इसको जाना अच्छे तरीके से पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में, तो उन्होंने इस प्रणाली को भारत के लिए अभिशाप माना और भारत में इसको लागू नहीं किया गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों की क्लास से देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं। 2 उम्मीदवार खड़े किए गए मॉनिटर के पद के लिए, मगर एक उम्मीदवार जो है, उस उम्मीदवार की घनिष्ठ संबंध 20 से 25 बच्चों के साथ है। 20 से 25 बच्चों ने भी उसको सपोर्ट किया, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये मॉनिटर के पद पे जीत जाएगा तो क्लास में हमारी थोड़ी बहुत तो रियायत मिलेगी। और हुआ भी ऐसा। 25 बच्चे, जो 20-25 बच्चे थे जो उसके ग्रुप के थे, उन बच्चों ने उसको वोट दिया और बाकी जो बच्चे बचे उनके वोट बट गए अगर देखा जाए तो। यानी कि जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा था उसका खड़ा होना और ना होना एक समान था, क्योंकि रिजल्ट पहले ही सामने था कि एक 20 से 25 बच्चों का एक ग्रुप था, मेजॉरिटी थी, और उस मेजॉरिटी से एक बंदा मॉनिटर के लिए खड़ा हुआ और उसी को जीतना था। यानी कि जिस समुदाय के लोग हैं उसी समुदाय के अगर प्रतिनिधि है तो वो समुदाय के लोग उसी प्रतिनिधि को वोट डालेंगे। ये बात कहता है पृथक निर्वाचन मंडल। भारत के संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इससे जो कमजोर वर्ग हैं उनका शोषण होगा। और आप लोगों को तो मालूम ही है, भारत विभिन्न धर्मों का देश है, तो हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भारत के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को अभिशाप माना। क्लास से आप लोग समझ गए ना कि मेजॉरिटी जिस समुदाय की होगी और ज्यादा होगी उसी का प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा। जो अन्य लोग बचे उनके बारे में कौन सोचेगा। इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा। उसमें धर्म का कोई टैग नहीं लगा होगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था इसलिए की क्योंकि
उन्होंने देखा कि भारत के अंदर बहुत सी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग की संख्या एक निर्वाचन क्षेत्र में देखें तो कम होगी, अगर पूरे भारत के स्तर पर देखें तो इनकी संख्या अधिक होती है। तो ये प्रभावित ना हो जाए, इनका शोषण ना हो जाए, इसलिए इन लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व देना यानी कि आरक्षण देना जरूरी था। यानी कि इनको महसूस किया जाने लगा कि इनको आरक्षण देना बहुत जरूरी है, तभी इनका स्तर बराबर आएगा। समानता की बात हो रही है ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। समाज के अंदर लड़के और लड़की को लेकर, लड़कियों की पढ़ाई के लिए खर्चा माँ बाप की जेब से नहीं निकलता। ये मैं चंद माँ बाप के बारे में बात बोल रहा हूँ, चंद माँ बाप के बारे में जो आर्थिक रूप से कमजोर है। हाँ, लेकिन बेटे के लिए निकल जाता है क्योंकि वो बेटा है। अब मैं बराबर करता हूँ, सरकार द्वारा आरक्षण ऐड कर रहा हूँ, आरक्षण कहूँगा नहीं, एक सुविधा कहूँगा, जिससे कि लड़का जिस स्थिति में है लड़की भी उस स्थिति में आ जाए। 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद हमें सरकारी फॉर्म भरने होते हैं कंपटीशन के पेपर को देने के लिए। लड़कों के लिए फीस निर्धारित होती है 100 रुपये किसी फॉर्म पे, किसी पे 150, किसी पे 500, किसी पे 1000। वही लड़की पे सरकार की तरफ से लड़कियों को पूरी सुविधा है कि उनको 1 रुपया भी फॉर्म में नहीं देना, उन्हें सिर्फ फॉर्म फिल करके पेपर देने जाना है। सरकार द्वारा ये सुविधा, जहां लड़कों का लेवल है, लड़कियों को समान करता है, यानी कि समाज के अंदर किसी भी वर्ग का शोषण ना हो। इसलिए लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की है। ये जरूरी था। अगर इन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता सरकार का, तो समाज के दबंग लोग, प्रत्याशी लोग और जो समाज को प्रभावित करते हैं वो समाज पे कब्जा कर लेते हैं। यानी कि इन लोगों के बारे में भी सोचने के लिए प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में बैठे, इन लोगों के बारे में भी लोकसभा में चर्चाएं हो कि किसी प्रकार का इन लोगों का शोषण ना हो। तो यह बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पृथक निर्वाचन मंडल भारत के निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने क्यों नहीं अपनाया और आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्यों अपनाया। यही था इस क्वेश्चन का अर्थ। आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, पढ़ लेना। फिर भी अगर कुछ और भी पूछना हो, समझना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मैं इसके बारे में फिर से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो। अब इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं। पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया? आंसर, पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत किसी समुदाय के प्रतिनिधि को उसी समाज के लोग जो उसी के धर्म से हैं वही लोग वोट डालते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल में वही लोग जो उसी के धर्म के हैं वो लोग उसी को वोट डालते हैं। वह जैसे स्वतंत्रता से पूर्व होता था, जैसे सिख समुदाय के मतदाता अपने मत का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए करते थे जो सिख प्रतिनिधि है। इसे सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भी कहते हैं। अच्छा हुआ कि संविधान के निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को नहीं अपनाया, ना तो हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर इलेक्शन होते और धर्मवाद पूरे समाज के अंदर फैल जाता, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा और खतरनाक होता। नेक्स्ट पॉइंट, आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में किसी निर्वाचन क्षेत्र को
एक विशेष समुदाय यानी उस समुदाय के अंदर सबको साथ में लेकर चला जाएगा। जैसे भारत में अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों के लिए आरक्षण से है, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। आरक्षण की नीति इसलिए अपनाई गई कि जितने भी समाज में लोग हैं उन सभी लोगों का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व संसद में जरूर करे। आगे हैशटैग में मैंने दोनों का एक मिला जुला स्वरूप लिखा है। संविधान के निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल के तरीके को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये सांप्रदायिकता पर आधारित था, यानी कि धर्म पर आधारित था। इससे समाज की एकता नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती। वो बहुत अच्छा हुआ कि संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को नहीं अपनाया। स्टूडेंट्स, ये 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है। अगर मैं बात बोलूं तो पृथक निर्वाचन मंडल क्या है, इसका अर्थ बताओ। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग देख लेना, जरूर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। बच्चों प्लीज़, अगर आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात, क्योंकि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर करवा रहा हूँ। आप लोगों को अब एग्ज़ाम के अंदर आंसर ही लिखना है, तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है, अपने दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।